बहरमपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था, जहाँ के लोग बहुत ही प्यारे थे। सुंदर और हरे भरे बहरमपुर का गांव की मुख्य चौपाल के पास दो सगे भाई राजेश और विशाल अपनी अपनी भोजन की दुकानें चलाते थे। दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों का स्वभाव और उनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़े भाई राजेश दाल चावल सब्जी पर हमेशा लोगों का तांता लगा रहता था। वहीं छोटे भाई विशाल पूरी सब्जी भंडार पर सन्नाटा पसरा रहता था। दूसरी तरफ विशाल अपने साफ सुथरे ठेले पर बैठा हुआ ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। आइए आइए, असली मलाईदार दाल तड़का और गर्मा गर्म चावल। ऐसी खुशबू की पड़ोसी भी अपनी उंगलियां सूंघने लगे। हमारे यहाँ का खाना खाओगे तो सीधा स्वर्ग का एहसास पाओगे। वैसे तो राजेश की दुकान बहुत चलती थी, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर था। वो कल की बची हुई बासी सब्जियों में ढेर सारे गरम मसाले और रंग डालकर उसे स्पेशल दम सब्जी कहकर ऊंचे दामों पर बेच देता था। तभी वहां गांव का सबसे मजेदार और भूखा इंसान लल्लन आता है। अरे राजेश भाई, खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे सीधे इंद्रदेव की रसोई से आई हो। लेकिन ये बताओ, आज दाल में पानी ज्यादा है या दाल सच में है? पिछली बार तो मुझे दाल में तैरने के लिए लाइफ जैकेट की जरूरत पड़ गई थी। अरे लल्लन भाई, आप भी क्या मजाक करते हो? वो तो लाइट दाल थी जो सेहत के लिए अच्छी होती है। आज की दाल देखो, इतनी गाढ़ी है कि चम्मच खड़ा कर दो तो गिरेगा नहीं। बस 40 रुपए की प्लेट है, बोड़ो लगा दूं? 40 रुपए? भाई, मेरे पास तो सिर्फ 15 रुपए हैं। ऐसा करो, 15 रुपए में सिर्फ आधी प्लेट चावल दे दो और दाल का थोड़ा सा पानी ऊपर से छिड़क देना। खुशबू सूंघ कर ही पेट भर लूंगा। अरे लल्लन, तुम भी हमारे खास ग्राहक हो। लो ये कल की बची, मेरा मतलब है ये स्पेशल कढ़ाई दाल खाओ। थोड़ी ठंडी है लेकिन मसाले एकदम कड़क हैं। उसके बाद पेटू लल्लन उसे खाने लगता है, पहला निवाला खाते ही अजीब सा मुंह बनाते हुए। उफ, राजेश भाई, ये दाल कड़क नहीं बल्कि इतनी तीखी है कि मेरे कान से धुआं और आंखों से पानी एक साथ निकल आया है। ऐसा लग रहा है जैसे दाल में लाल मिर्च का पूरा पैकेट ही खाली कर दिया हो। अरे भाई, इसी को तो असली मसालेदार तड़का कहते हैं। पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। जहां राजेश बासी खाना भी अपनी मीठी बातों से बेच देता था, वहीं उसका छोटा भाई विशाल बहुत ही ईमानदार था। वो रोज सुबह उठकर शुद्ध तेल में ताजी पूरियां छानता और ताजी सब्जियों की तरकारी बनाता था। वो कभी किसी को कम नहीं तोलता था, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। राजेश हाथ में चमचा लिए सड़क पार करके विशाल के ठेले के पास आता है और हंसने लगता है। अरे विशाल, क्या हुआ भाई? आज भी सिर्फ मक्खियां ही तुम्हारी पूरियों का स्वाद ले रही हैं? या कोई ग्राहक भी भूल भुलैया से इधर आया था? जरा मेरी दुकान देखो, सुबह से फुर्सत नहीं मिली है। पैसे गिनते गिनते मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। राजेश भाई, ये सब तो अपनी अपनी किस्मत और समय का खेल है। भगवान की कृपा है कि तुम्हारी दुकान इतनी अच्छी चल रही है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारी ईमानदारी की कमाई से घर का खर्च चल जाए। अरे भाई विशाल, तुम हमेशा किस्मत का रोना रोते रहते हो। व्यापार सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि इस तेज दिमाग और चालाकी से चलता है। ग्राहकों को अपनी बातों के जाल में कैसे फंसाना है, बासी माल को भी ताजा कहकर कैसे बेचना है, ये सब सीखना पड़ता है। तुम्हारी पूरियां और सब्जियां चाहे जितनी अच्छी हों, जब तक तुम में बोलने की चतुराई नहीं होगी, तुम ऐसे ही खाली बैठे रगड़े। राजेश भाई, मैं चाहे भूखा रह जाऊं, लेकिन कभी किसी को बासी खाना खिलाकर बीमार नहीं कर सकता, और ना ही मैं पैसों के लिए लोगों को धोखा दे सकता हूं। भगवान जो देगा उसी में खुश रहूंगा। ठीक है भाई, अपनी ईमानदारी अपने पास रखो। शाम को जब खाली जेब घर जाओगे, तब देखना कि ईमानदारी पेट भरती है या चालाकी।
दोपहर ढलते ही मौसम में ठंडक बढ़ गई। तभी वहां से गांव के मुखिया शिव प्रसाद जी गुजरे। मुखिया शिव प्रसाद का प्रवेश विशाल उन्हें देखकर हाथ जोड़ता है। मुखिया जी, आइए, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। गर्मा गर्म ताजी पूरियां और आलू की सब्जी तैयार है। भोग लगाइए महाराज। लेकिन मुखिया शिव प्रसाद ने विशाल के साफ सुथरे ठेले को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे राजेश की दुकान की तरफ बढ़ गए। राजेश, जरा जल्दी से 4 प्लेट दाल चावल और मसालेदार सब्जी पैक करना भाई। शहर से दामाद जी और कुछ खास मेहमान आए हैं, जरा फुर्ती दिखाना, उन्हें भूख लगी है। अरे मुखिया जी, राम राम, आइए बैठिए। आपके मेहमान तो हमारे भी मेहमान हैं। आपके लिए तो मैंने सुबह ही मंडी की सबसे बेहतरीन और खास सब्जियां अलग बचाकर रख ली थी। मैं अभी सिर्फ 2 मिनट में आपके घर गर्मा गर्म खाना भिजवाता हूं। विशाल अपनी दुकान के कोने में खड़ा होकर ये सब देखता है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है कि इतनी मेहनत और ईमानदारी के बाद भी लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। शाम होने आई। विशाल ने देखा कि आज दिन भर में उसकी सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई थी, जबकि राजेश हजारों रुपए कमाकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर चला गया था। भारी मन से विशाल ने भी अपना ठेला बंद किया और अपने छोटे से घर की तरफ चल दिया। ठंडी हवाएं चल रही थी। आज बड़ी जल्दी आ गए जी, और आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना दुकान पर? क्या ठीक रहेगा सोनाली, आज दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई है। उधर राजेश भाई की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं थी। समझ नहीं आता कि घर का राशन और गुजारा कैसे चलेगा। कभी कभी लगता है कि मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। आप ऐसा मत कहिए, हिम्मत मत हारिए। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो 4 नए रास्ते खोल देता है। आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, कुछ खाने को लाती हूँ। 3 सूत्रधार। उदास मन को हल्का करने के लिए विशाल घर की रसोई में चला गया। वैसे तो विशाल सीधा साधा था, लेकिन उसके हाथों में मटन बनाने का एक जादुई हुनर था। जब भी वो घर पर मटन बनाता, उसकी महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। जब जब विशाल उदास होता था, तब वो खाना बनाता था, अपने मन को हल्का करने के लिए। रसोई में मटन की लाजवाब खुशबू फैलती है। सोनाली मुस्कुराती हुई अंदर आती है। वाह जी वाह, आपके हाथ के बने मटन का तो सचमुच कोई मुकाबला ही नहीं है। इस खुशबू को सूंघते ही मुंह में पानी आ जाता है। इतना कहते ही वो कुछ सोचने लगती है, फिर अचानक से खुश होते हुए कहती है, आप रोज दुकान पर सूखी सब्जियां बेचने क्यों जाते हो? क्यों ना हम चौपाल पर यही मटन पूरी बेचना शुरू करें? अरे सोनाली, मटन तो बहुत महंगा मिलता है। अगर दुकान पर ये बिका नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम गरीब लोग इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकते हैं? आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे गांव और आसपास के गांवों में लोग नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ कोई अच्छी मटन की दुकान नहीं है। हम थोड़े से मटन से शुरुआत करेंगे। ठीक है सोनाली, जब तुम्हें इतना भरोसा है, ठंडी का मौसम है और सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म मटन के साथ गर्मा गर्म पहले पूरे पूरी मिल जाए तो लोग तो जरूर आएंगे मेरे पास। तो कल सुबह मैं जल्दी जाकर अपनी दुकान के आगे मटन पूरी का स्टॉल लगाता हूँ। अगली सुबह मौसम बहुत सुहावना था। विशाल सुबह सुबह ही चौपाल पर पहुंच गया। उसने अपने ठेले के आगे एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था स्पेशल मटन पूरी। उसने चूल्हा जलाया और बड़े पतीले में मटन को धीमी आंच पर पकाना शुरू कर दिया। सामने राजेश ये सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता और सड़क पार करके विशाल के पास आता है। अरे वाह विशाल, ये सुबह सुबह क्या नया तमाशा खड़ा कर दिया है? पूरी सब्जी का ठेला बंद करके अब सीधे मटन पूरी बेचने लगे। अरे भाई,
मटन बनाना सबके बस की बात नहीं है। ये मटन पूरी का धंधा तुम्हें पूरी तरह से कंगाल कर देगा। लिख कर ले लो। राजेश भाई, ये कोई तमाशा नहीं है। लोगों को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खिलाने का एक छोटा सा प्रयास है। चलो चलो, मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा ये महंगा मटन कौन खरीदता है। शाम तक सारा मटन खुद ही खाना पड़ेगा। अरे राजेश भैया, महंगा नहीं है। बस 50 रुपए में 2 पीस मटन और अनलिमिटेड ग्रेवी के साथ गर्मा गर्म फूले फूले 2 पूरियां। फिर से तुम्हें घाटे में जाने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे दोपहर होने लगी। पतीले में मटन पूरी तरह से पक चुका था और उसकी लाजवाब खुशबू चौपाल की हवाओं में तैरने लगी। तभी वहां से लल्लन और उनके साथ गांव का सबसे बड़ा नाटकबाज झुमरू गुजरे। वाह रे मौसम, वाह रे हवा, पर इस मटन की खुशबू है या कोई दवा? अरे लल्लन भाई, जरा अपनी नाक तो घुमाओ। अरे झुमरू भाई, खुशबू तो ऐसी आ रही है कि मेरे पेट के चूहे अब कबड्डी छोड़कर सीधे कुश्ती लड़ने लगे हैं। मटन की ऐसी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंघी। आइए झुमरू भाई, आइए लल्लन भाई, गर्मा गर्म मटन की तरी और कुरकुरी पूरियां तैयार हैं। आपके लिए प्लेट लगा दूं? हो, तरी की ये लाल लाली और पूरी की ये करारी थाली। विशाल भाई, हमारे दिल पर चल गई है छुरियां। जल्दी से खिलाओ ये मटन और पूरियां। हाँ भाई विशाल, जल्दी से लगाओ, अब और इंतजार नहीं होता। विशाल उन्हें गर्मा गर्म मसालेदार मटन और कुरकुरी पूरियां परोसता है। दोनों पहला निवाला मुंह में डालते ही आंखें बंद करके। ओए होए विशाल भाई, ऐसा मटन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। मटन के टुकड़े मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल रहे हैं। मजा आ गया भाई। अरे, शहर के सारे ढाबे और होटल हो गए फेल, विशाल भाई ने तो दिखा दिया असली मटन का खेल। स्वाद ऐसा कि जीभ गाए तराना। अब रोज सुबह शाम यही है हमारा आना जाना। लल्लन और झुमरू की आवाजें सुनकर आसपास से गुजर रहे लोग भी विशाल के ठेले की तरफ खिंचे चले आने लगे। देखते ही देखते विशाल के मटन पूरी के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ जुटने लगी। सामने खड़ा राजेश अपनी खाली दुकान से ये सब देखकर हैरान और परेशान रह जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है और जलन की आग सुलगने लगी है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कल तक जो छोटा भाई उसकी दुकान के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहता था। अरे सुरेश भाई, आओ आओ, हमारे ठेले बाहर आओ। आपको गर्मा गर्म दाल चावल खिलाएंगे। अरे नहीं राजेश भाई, दाल चावल तो मेरी पत्नी रोज बनाती है। आज मैं तुम्हारे भाई के यहाँ मटन और पूरी खाने आया हूँ। मैंने सुना है उसके हाथ के मटन बहुत टेस्टी है। इतना कहकर सुरेश वहां से चला जाता है। आज पूरे गांव में उसके चर्चे हो रहे हैं। राजेश ने मन ही मन एक बड़ी योजना बनाई। न जाने कौन सा गांजा फूक लिए हैं ये गांव वाले। जोश उसी के दीवाने होते जा रहे हैं। हर कोई बस मटन पूरी मटन पूरी। अगर मटन पूरी इतना ही स्वादिष्ट है तो कल से मैं भी मटन पूरी बेचूंगा। अगली सुबह वो सीधे शहर के बड़े बाजार के लिए रवाना हो गया। राजेश शहर के बाजार में खड़ा है। उसके सामने कई तरह के फैंसी बर्तनों और डिब्बा बंद मसालों की दुकानें हैं। सुनो भाई, मुझे सबसे चमचमाता हुआ स्टील का बड़ा काउंटर, बड़ा गैस चूल्हा, शहर के महंगे सॉस की बोतलें और रेडीमेड मटन मसालों के सबसे बड़े डिब्बे चाहिए। मैं अपने भाई से भी बड़ी और वीआईपी मटन पूरी की दुकान खोलूंगा। फिर देखना, उसके पास कोई कुत्ता भी नहीं भटकेगा। राजेश को खाना बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था। उसे लगता था कि महंगा सामान और बड़ी दुकान लगाने से ही स्वाद आ जाता है। वो सारा सामान खरीदकर दोपहर तक गांव वापस लौट आया।
दोपहर के समय राजेश ने अपनी दुकान के आगे चमचमाती हुई नई स्टील की टेबल लगवाई, बड़ा गैस चूल्हा रखवाया और एक बहुत ही आकर्षक बड़ा बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था रॉयल मटन पूरी। वो अपने हाथ में कड़छी लेकर जोर जोर से तवे पर खड़काने लगा ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ आ जाए। विशाल अपने ठेले पर मटन पकाते हुए ये सब देखता है और मुस्कुराते हुए राजेश के पास आता है। राजेश भाई, तुमने तो बहुत ही सुंदर और भव्य स्टॉल लगा लिया है। तुम्हें दिल से बहुत बहुत बधाई। भगवान तुम्हारे इस नए काम में बहुत तरक्की दे। अपनी ये बधाई अपने पास ही रखो विशाल। अब तुम्हारी इस सस्ती और साधारण मटन पूरी का खेल खत्म होने वाला है। देखो, मैं शहर से असली ब्रांडेड बटर, विदेशी सॉस और सीक्रेट मसाले लाया हूं। अब गांव के अमीर लोग तुम्हारी वो तीखी मटन पूरी छोड़कर मेरे यहाँ रॉयल मटन पूरी खाएंगे। तुम्हारा पत्ता अब साफ है। राजेश भाई, बाजार बहुत बड़ा है और खाने वालों की कोई कमी नहीं है। तुम भी कमाओ और हम भी कमाएंगे। तभी वहां से गांव के मुखिया शिव प्रसाद के छोटे भाई युवराज जी अपनी रौबीली चाल में गुजरे। राजेश ने जैसे ही उन्हें देखा वो हाथ जोड़कर उनके आगे आ गया। अरे युवराज भैया, राम राम। आइए बैठिए। आपके लिए शहर के खास बटर और विदेशी सॉस वाली वीआईपी मटन पूरी बनाता हूं। खाकर कहेंगे कि वाह क्या बात है। अच्छा, चलो भाई राजेश, आज तुम्हारी इस वीआईपी मटन पूरी का स्वाद भी चख ही लेते हैं। लगाओ एक प्लेट। राजेश ने युवराज जी को शहर से लाए हुए वो सारे सॉस और रेडीमेड मसाले डाल दिए। मटन दिखने में तो बहुत लाल और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन राजेश को मसालों के सही तालमेल का कोई अंदाजा नहीं था। उसने बड़े गर्व से मटन पूरी की प्लेट युवराज के सामने परोसी। लीजिए युवराज भैया, खाइए और बताइए, पूरे जिले में ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। युवराज बड़े चाव से मटन का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में रखते हैं, लेकिन मुंह में डालते ही उनका चेहरा एकदम अजीब सा बन जाता है। वो मटन को चबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत कड़ा होता है। थू थू, अरे थू। राजेश, ये क्या बवाल बना दिया है तुमने? ये मटन है या चमड़ा? चबाया ही नहीं जा रहा, और इस तरी में तो सिर्फ अजीब सा खट्टापन और कड़वा स्वाद आ रहा है। मटन पूरी तरह पका भी नहीं है। क्या खाक वीआईपी मटन पूरी है? ऐसा कैसे हो सकता है युवराज भैया? मैं तो शहर के सबसे महंगे सॉस और असली मसालों का इस्तेमाल कर रहा हूं। अरे भाई राजेश, महंगे सामान और बड़ी दुकान से स्वाद नहीं आता। स्वाद तो हाथ के हुनर और अनुभव से आता है। तुमने तो मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। इससे अच्छा तो मैं इंस्टाग्राम में रवि किशन का और रील देख लूं। ठीक उसी समय सामने विशाल के ठेले से खड़े मसालों के तड़के की सम्मोहक महक उड़ती हुई आई। झुमरू युवराज को देखकर जोर से हंसता है। चमक दमक की दुकान है भारी, पर मटन पका नहीं है अनारी। असली स्वाद तो उधर है भैया, जहां विशाल ने मटन पूरी सजाई और दुनिया दीवानी बनाई। युवराज भैया, इधर आओ। इधर का मटन मुंह में डालते ही सीधा पेट में जाकर आत्मा को तृप्त कर देता है। हाँ भाई, खुशबू तो असली वहीं से आ रही है। चलो भाई, वहीं चलते हैं। वहाँ कम से कम तसल्ली का और दिल से बनाया हुआ असली मटन तो मिलेगा। युवराज जी और वहाँ खड़े बाकी सभी ग्राहक राजेश की दुकान छोड़कर सीधे विशाल के ठेले की तरफ चल दिए। राजेश हाथ में चमचा पकड़े अपनी खाली और चमचमाती दुकान में अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा, लाचारी और जलन साफ दिख रही थी। धीरे धीरे राजेश का भी दुकान साफ हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। देखो जी, हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और आजकल कितनी कमाई हो रही है। वो सब तो ठीक है जी, भगवान की कृपा है। लेकिन मैंने सुना आपके बड़े भाई राजेश का दुकान नहीं चल रहा है। उनका दुकान ठप हो गया है। उनकी पत्नी आई थी हमारे घर और रो रही थी।
मैं कह रही थी कि ये सब झगड़ा छोड़कर क्यों ना आप उनसे एक बार बात करें। मैं तो ये पैसों के चक्कर में सब भूल गया था। ठीक है, मैं उनसे एक बार मिलता हूँ। उसके बाद विशाल सीधे जाकर अपने भाई राजेश से मिलता है। क्यों आए हो विशाल यहाँ पर? मुझे तुम्हारी कोई तसल्ली नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। माफ करना मुझे मेरे भाई। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे वजह से तुम्हारा धंधा बंद हो, लेकिन सही बोलूं तो तुम्हारा दुकान तुम्हारा घमंड की वजह से हुआ है। हर कोई आकर मुझे ही सुनो कि मैं मटन नहीं बनाना जानता। मेरा मटन स्वादिष्ट नहीं है। मैंने बहुत ही महंगी सब्जी और बर्तन लाए थे शहर से। भाई, महंगे मसाले या महंगे सामान से मटन स्वादिष्ट नहीं होता है। तुम अपना बोल चाल के लिए और लोगों को बहकने के लिए बहुत अच्छे हो, और मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हम दोनों मिलकर क्यों ना कम करें? ये सब सुनकर राजेश तो हैरान हो जाता है। क्या सच में भाई हम दोनों मिलकर काम करने वाले हैं? क्या तुम मुझे अपने साथ मिलकर काम करोगे? तुम भी मेरे भाई हो और तुम ही हमारे परिवार हो। हम मिलकर काम करेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। बहरमपुर गांव के मुख्य चौराहे पर बरगद के बड़े और घने पेड़ के नीचे हमेशा की तरह चहल पहल बनी हुई है। मौसम सुहाना है और गुनगुनी धूप खिली हुई है। अरे झुमरू भाई, आज सुबह से पूरे बहरमपुर गांव में बस एक ही चर्चा चल रही है। तुमने सुना क्या? चर्चा तो वही होगी भैया जो सीधे हमारे पेट से जुड़ी हो। पर तुम बताओ, आज कौन सा नया तड़का लगा है? अरे, अपने विशाल भाई ने सच में बहुत बड़े दिल का सबूत दिया है। जब बड़े भाई राजेश की रॉयल मटन पूरी की दुकान ठप हो गई तो विशाल ने सारा पुराना झगड़ा भुला दिया। वो सीधे राजेश भाई के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। विशाल ने राजेश भाई से कहा कि भाई, तुम बातचीत करने और लोगों को संभालने में बहुत अच्छे हो और मैं मटन बनाने में। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक साथ काम करें? हाँ भाई, हाँ, दोनों ने मिलकर मटन पूरी का ऐसा नया और अनोखा स्वाद निकाला है कि जो भी एक बार चख रहा है वो बस उंगलियां चाटता रह जा रहा है। ओह भाई, मिट्टी की सौंधी खुशबू और कोयले के दम पर पका मटन। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। चलो भाई, सीधे वहीं चलते हैं। चौराहे के पास ही एक सुंदर और साफ सुथरा नया लकड़ी का ठेला लगा है। ठेले पर एक बड़ा बोर्ड लगा है। आइए आइए रामपुर के कद्रदानों, आज चखिए हमारे छोटे भाई विशाल के जादुई हाथों का कमाल और मेरी मीठी मनुहार। दोनों भाइयों के प्यार और कोयले की धीमी आंच पर पकी हुई गर्मा गर्म जुगलबंदी मटन पूरी। इधर विशाल गर्मा गर्म अपनी मटन और पूरी बना रहा था। बड़े भैया, जरा पत्तल तैयार रखिए। हांडी का मटन एकदम मक्खन की तरह गल चुका है। ये पहली प्लेट हमारे ग्राहकों के लिए परोसने को तैयार है। लल्लन और झुमरू भागते हुए ठेले के पास पहुंचते हैं। राजेश भैया, विशाल भैया, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेटें लगा दो। इस मटन से उठने वाली खुशबू ने तो रास्ते में ही हमारा दम निकाल दिया था। लल्लन भाई, झुमरू भाई, आप दोनों बैठिए तो सही। आज आपको हमारे इस नए स्वाद का असली मजा चखाते हैं। विशाल ने गर्मा गर्म लाल तरी वाला मटन निकालता है और लल्लन मटन का एक टुकड़ा मुंह में डालता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, मटन तो मुंह में जाते ही घुल गया। ऐसा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। विशाल भाई, तुम सच में अन्नपूर्णा के अवतार हो। बड़े भैया की बोली मीठी, छोटे का हुनर बेमिसाल। दोनों भाई जब मिल गए तो मटन पूरी ने मचाया धमाल। अब न कोई बैर नफरत है, न कोई घमंड की बात। बरमपुर वाले दीवाने हुए देखकर दोनों भाइयों का साथ। आसपास खड़े सभी ग्रामीण
खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनके चेहरे पर एक अनोखे संतोष दिखाई देता है। देखते ही देखते ठेले के इर्द गिर्द लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। तभी अचानक उस सुहाने माहौल में खलल पड़ता है। एक चमचमाती आलीशान काली गाड़ी सड़क की धूल उड़ाती हुई सीधे ठेले के ठीक सामने आकर ब्रेक मारती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से भारी भरकम शरीर वाला एक रसूखदार आदमी बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि इलाके का सबसे रईस और लालची जमींदार चेतन सिंह है। ये क्या बकवास लगा रखी है तुम दोनों ने यहाँ? इस मुख्य चौराहे पर ये 2 कौड़ी का ठेला लगाकर तुम लोग पूरे गांव की छवि खराब करने पर तुले हो क्या? बंद करो ये सब गंदगी। भीड़ में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। राजेश विनम्रता से हाथ जोड़कर आगे बढ़ता है। प्रणाम सेठ चेतन सिंह जी। हम दोनों भाई तो बस यहाँ मिलकर अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। आप गुस्सा छोड़िए सेठ जी, बैठिए। आपके लिए अपने हाथ की स्पेशल मटन पूरी लगवाता हूँ। चुप रहे, अपनी ये मीठी मीठी बातें किसी और को सुनाना। मुझे तुम्हारी ये सड़क छाप मटन पूरी नहीं चाहिए। ये रास्ता मेरी हवेली की तरफ जाता है। यहाँ ये भीड़, ये शोर और ये मटन की महक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीधे सीधे कान खोलकर सुन लो, कल सुबह तक ये ठेला यहाँ से हट जाना चाहिए, वरना प्रशासन को बुलाकर इसे मलबे में तब्दील करवाने में मुझे 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। लेकिन सेठ जी, ये तो सरकारी सड़क का किनारा है। हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी को परेशान कर रहे हैं। हम ईमानदारी से कमा रहे हैं। मुझे जवाब मत दे लड़के। इस गांव में चेतन सिंह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मेरी चेतावनी को हल्के में मत लेना, वरना बहुत भारी पड़ेगा। चेतन सिंह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वापस अपनी आलीशान गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी तेजी से धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। दोनों भाई थोड़े चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ग्रामीण उनके आसपास खड़े हो जाते हैं। राजेश भाई, विशाल भाई, तुम इस चेतन सिंह की धमकी से बिल्कुल मत डरना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ विशाल, डरने की कोई बात नहीं है। जब हम दोनों भाई अलग थे तब हम कमजोर थे, लेकिन आज हम साथ हैं। हम इस चेतन सिंह के घमंड के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। सही कहा बड़े भैया, हमारी मेहनत और सच्चाई ही हमारी ताकत है। चेतन सिंह की धमकी के बाद राजेश और विशाल ने मिलकर एक समझदारी भरा फैसला लिया। वे रोज रोज के झगड़े और किचकिच से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना ठेला उस चौराहे से हटा लिया और गांव के दूसरे छोर लगा लिया। विशाल भाई, भले ही हमें वो जगह छोड़नी पड़ी, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ ग्राहक चैन से बैठकर हमारी मटन पूरी का आनंद ले सकते हैं। सही कहा बड़े भैया। और अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो सिर्फ साधारण मटन पूरी बनाकर नहीं बैठेंगे। इस नई शुरुआत में हम कुछ नया और धमाकेदार करेंगे। क्यों ना हम अपने मेन्यू में स्पेशल मटन पूरी और मटन कलेजी पूरी भी जोड़ लें। वाह छोटे, क्या गजब का विचार है। लोग हमारी मटन पूरी के तो दीवाने हैं ही, जब उन्हें ये नया स्वाद मिलेगा तो स्वाद का जादू और दुगना हो जाएगा। देखते ही देखते दोनों भाइयों का ये नया प्रयोग रंग लाया। अब केवल रामपुर के ही नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों और शहरों से भी लोग उनकी स्पेशल मटन पूरी चखने आने लगे। अरे राजेश भाई, तुम्हारी इस मटन पूरी ने तो पूरे इलाके में तहलका मचा दिया है। कल मैं शहर गया था, वहां के बाबू लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि वो मटन पूरी वाले भाई कहाँ बैठते हैं। तुम दोनों तो रातों रात स्टार बन गए यार। शहर की बड़ी दुकानें फीकी जब कलाही में घुले मसाले तीखे। चाहे कोसों दूर से आए कोई इंसान, दोनों भाइयों का स्वाद बन गया गांव की शान। अरे नहीं लल्लन भाई, झुमरू भाई, ये सब तो बस आप जैसे भाइयों के प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है। समय का पहिया घूमता गया और दोनों भाइयों की अच्छी कमाई होने लगी। एक रात काम खत्म करने के बाद राजेश और विशाल पैसों का हिसाब कर रहे थे।
विशाल देख, हमारे पास अब इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम इस ठेले को एक पक्के ढाबे में बदल सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि गांव के मुहाने पर जो खाली जमीन है उसे कानूनी तौर पर किराए पर ले लें और वहां एक पक्का ढाबा खड़ा करें। सपना तो बहुत बड़ा और सुंदर है बड़े भैया, मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या तुमने उस चेतन सिंह के बारे में सोचा है? वो बहुत शक्तिशाली और रसूखदार आदमी है। डर डर कर घुटने टेकने से तो कहीं बेहतर है कि हम हिम्मत के साथ जिएं। जब तक हमारी नीयत साफ है और हमारी मेहनत में ईमानदारी है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपना पक्का ढाबा जरूर खोलेंगे। विशाल ने अपने बड़े भाई की आंखों में वो भरोसा देखा और मुस्कुरा दिया। दोनों ने मिलकर गांव के मुहाने पर कानूनी कागजात तैयार करवाकर एक जमीन किराए पर ली और वहां एक साफ सुथरा, सादा लेकिन बेहद खूबसूरत ढाबा खड़ा कर दिया। ढाबे के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मटन पूरी ढाबा। इधर चेतन सिंह अपनी आलीशान हवेली में बैठा गुस्से से उबल रहा था। मालिक, वो गुस्सा मत करिएगा, पर सच कहूं तो उन दोनों भाइयों के नए ढाबे मटन पूरी में सचमुच कोई जादुई स्वाद है। पूरे जिले के लोग वहां टूट पड़े हैं। एक बार, बस एक बार आप भी चक्कर देखते मालिक, शायद आपका गुस्सा भी शांत हो जाता। चुप कर बेवकूफ, तू मेरी तरफ है या उस मटन पूरी वाले की तरफ? जा मेरे लिए कड़क चाय ला, वरना तेरी नौकरी अभी जाएगी। मालिक को क्या पता कि स्वाद का असली मजा क्या होता है। इनको तो बस दूसरों की तरक्की देखकर जलना आता है। एक दोपहर ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। तभी अचानक बाहर गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज गूंजी। चेतन सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ सीधे ढाबे के अंदर दाखिल हुआ। तेरी इतनी मजाल राजेश विशाल, तूने मेरे ही इलाके में मुझसे बगावत करके ये मटन पूरी खोल लिया। तुझे क्या लगा था कि तू यहाँ चुपचाप नोट छापेगा, लोगों की वाहवाही लूटेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अपनी औकात भूल गए हो तुम दोनों। सेठ जी, आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं। हम तो बस यहाँ ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। गुस्सा छोड़िए, बैठिए। मैं आपके लिए अपने हाथों से एकदम गर्मा गर्म स्पेशल मटन पूरी लगवाता हूँ। मुझे तेरी भीख नहीं चाहिए। सुन, ये ढाबा यहाँ नहीं चल सकता, ये जमीन अवैध है, मैं इसे तोड़वा दूंगा। सेठ जी, ये जमीन पूरी तरह कानूनी तौर पर किराए पर ली गई है। हमारे पास इसके सारे कागजात हैं। आप बीच में अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं? याद रखना लड़कों, मेरा वार जब होता है ना तो उसका निशान बहुत गहरा होता है। तुम लोग अपनी इस मामूली सी कामयाबी की सीढ़ी चढ़कर अभी बहुत ऊपर चले गए हो, लेकिन जब मैं तुम्हें वहां से खींचकर नीचे गिराऊंगा। चेतन सिंह अपने गुंडों के साथ गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ढाबे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया, लेकिन सभी ग्राहक और ग्रामीण दोनों भाइयों के समर्थन में उठ खड़े हुए। इस घटना को बीते कुछ ही दिन हुए थे। ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ सामान्य रूप से चल रही थी। एक सुहाने दोपहर, मौसम बहुत खूबसूरत था और दोनों भाई ग्राहकों को मटन पूरी परोसने में व्यस्त थे। तभी अचानक राजेश के फोन पर एक अनजान सरकारी नंबर से कॉल आती है। हेलो जी, मैं राजेश बोल रहा हूं। क्या तुम मटन पूरी पॉइंट के मालिक बोल रहे हो? मैं जिलाधिकारी कार्यालय से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बोल रहा हूं। तुम्हारे ढाबे के खिलाफ एक आधिकारिक शिकायत मिली है कि वो मुख्य सड़क के नए हाईवे प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहा है। सरकार वहां एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली है, जिसके चौड़ीकरण के लिए उस पूरे हिस्से को तुरंत खाली करना होगा। और ये सुनते ही राजेश के हाथ से फोन लगभग छूटने को होता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह स्तब्ध होकर विशाल की तरफ देखता है।
क्या हुआ बड़े भैया, किसका फोन था? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हमारे ढाबे को खाली करने और तोड़ने का सरकारी आदेश आया है। उनका कहना है कि ये हाईवे के रास्ते में आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे उसी चेतन सिंह का हाथ है। उसने अपनी ताकत और पैसों के दम पर यह चाल चली है। ये तो सरासर नाइंसाफी है भैया। हम अपनी मेहनत से पेट पाल रहे हैं और वो हमारी रोजी रोटी छीनना चाहता है। तभी वहाँ लल्लन और झुमरू आ जाते हैं। राजेश और विशाल को इतना उदास देखकर वे सारा मामला समझ जाते हैं। अरे राजेश भाई, विशाल भाई, तुम दोनों इतने बड़े संकट में भी हिम्मत हार रहे हो। अरे जैसे इंस्टाग्राम रील में आजकल अपने रवि किशन बाबू कहते हैं ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वैसे ही हालात भले अभी थोड़े खराब है, पर हमारा हौसला और हमारी ईमानदारी का घमंड अभी भी बुलंद होना चाहिए। मुसीबतें चाहे जितनी आए, दोनों भाई मिलकर रास्ता बनाए। चेतन सिंह की हर चाल होगी बेकार जब पूरे गांव का प्यार है तुम्हारे साथ मेरे यार। हाँ भैया, झुमरू और लल्लन भाई ठीक कह रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ नोट छापना नहीं था, बल्कि गांव में अपनी साख और सम्मान कमाना था, जैसा रवि किशन जी ने अपने इंटरव्यू में बड़े स्वैग से कहा है, पहचान मनी फॉलोज माय ब्रदर। जब एक बार हमने लोगों के दिलों में अपनी पहचान बना ली है, तो पैसे और तरक्की को तो हमारे पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। तुमने सही कहा विशाल, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे शहर जाकर इस हाईवे प्रोजेक्ट के असली नक्शे की जांच करनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह ढाबे के बाहर सामान जब्त करने वाला एक बड़ा सरकारी ट्रक और हथौड़े रस्सियों के साथ कुछ मजदूर आकर खड़े हो गए। उनके ठीक पीछे अपनी चमचमाती गाड़ी में चेतन सिंह बड़े घमंड के साथ पहुंचा। उसके चेहरे पर जीत की कुटिल मुस्कान थी। क्यों रे मटन पूरी वालों, आ गया ना मजा? मैंने कल ही चेतावनी दी थी कि जब मेरा वार होता है तो बहुत गहरा होता है। आज तुम्हारा ये सारा सामान कबाड़ की तरह इस ट्रक में लाद कर फेंक दिया जाएगा और इस ढाबे का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। सेठ जी, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना बंद कीजिए। ये ढाबा हमारी ईमानदारी की कमाई है। हम अपना एक भी बर्तन इस ट्रक में नहीं लादने देंगे। अरे ओ छोटे शेफ, कानून मेरे हाथ में है ऑफिसर साहब। देर मत करिए, इस ट्रक में इनका सारा सामान लाद कर इस ढाबे को खाली करवाइए। तभी अचानक धूल उड़ाती हुई एक और सरकारी जीप वहां आकर रुकती है। जीप में से जिले के बड़े एसडीएम साहब और उनके साथ राजेश उतरता है। एसडीएम साहब को देखकर वहां खड़ी चेतन सिंह का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है। तुम लोग यहाँ किस नक्शे के आधार पर ये सरकारी ट्रक लेकर ढाबा खाली कराने आए हो? मुझे मुख्य हाईवे का असली नक्शा दिखाओ, मूर्खों। जूनियर ऑफिसर डरते हुए नक्शा आगे बढ़ाता है। एसडीएम साहब नक्शा देखते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। असली सरकारी नक्शे के मुताबिक हाईवे इस ढाबे की जमीन से नहीं, बल्कि इसके बगल में बने चेतन सिंह के अवैध गोदाम और बाउंड्री वॉल के ऊपर से गुजर रहा है। तुमने चेतन सिंह से रिश्वत लेकर इस गरीब के ढाबे को निशाना बनाने की साजिश रची है। ये सुनते ही चेतन सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। क्यों सेठ जी, क्या हुआ? चेहरे का रंग उड़ गया? दूसरों का घर उजाड़ने के लिए ट्रक लाए थे और खुद की ही हवेली ढह गई। आपकी चालाकी का अंत बहुत जल्दी और बहुत बुरा हुआ है सेठ जी। चेतन सिंह का घमंड हुआ चकनाचूर। अधिकारियों के सामने छा गया नूर। दोनों भाइयों की जुगलबंदी ने दिखा दिया दम। अब गांव का मटन पूरी पॉइंट कभी ना होगा कम। तभी एसडीएम जी आगे आकर चैन सिंह से कहते हैं, चेतन सिंह जी, सरकारी काम में बाधा डालने, अधिकारियों को रिश्वत देने और जालसाजी करने के जुर्म में आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हाँ, आपका वो अवैध गोदाम कल सुबह तक खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रक नहीं
सीधे बुलडोजर आपके उसी गोदाम का सामान जब्त करने जाएगा। चेतन सिंह सिर झुकाए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। नौकर भी उसके पीछे डर कर भागता है। सारा मामला सुलझ चुका था। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। जुगलबंदी मटन पॉइंट हमेशा के लिए सुरक्षित हो चुका था। पूरा गांव खिलखिलाकर हंस पड़ता है। राजेश और विशाल खुश होकर पूरी भीड़ को अपनी खास जुगलबंदी मटन पूरी मुफ्त में परोसने लगते हैं और वातावरण गपशप, ठहाकों और स्वादिष्ट खुशबू से सराबोर हो जाता है।